Welcome and good morning, friends. I am Fulkawar, Assistant Professor, Department of Defense Studies, FGM गवर्नमेंट कॉलेज आदमपुर। आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सैनिक नागरिक संबंध। ये सैनिक नागरिक संबंध क्या होते हैं? एक वाक्य है, उसके द्वारा हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये वाक्य कहता है कि हर एक सैनिक नागरिक होता है, हर एक सैनिक नागरिक होता है, परंतु हर नागरिक सैनिक नहीं हो सकता। ये बड़ी आसान सी डेफिनेशन है नागरिक सैनिक संबंधों के बारे में। यानी कि हर एक सैनिक तो नागरिक होता है, परंतु हर नागरिक सैनिक नहीं हो सकता। सैनिक मामलों की हर जानकारी आम नागरिकों को नहीं दी जाती। यानी कि सैनिक जो होते हैं, सैनिक मामले जो होते हैं, उनकी हर एक जानकारी जो है हम आम नागरिकों को नहीं दे सकते। लेकिन सेना संबंधी जो भी निर्णय करना होता है वो एक नागरिक सरकार ही करती है। सैनिक संबंधी जो मामले होते हैं, कोई भी हो चाहे, वो सारे के सारे सभी का जो निर्णय करती है वो एक नागरिक सरकार ही करती है। तो ये जो चीज़ है हम इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि नागरिक सैनिक संबंध क्या होते हैं। नागरिक सैनिक संबंधों का मतलब है उस देश में मौजूद सरकार और उस देश में मौजूद रक्षा तंत्र, इनके बीच में आपस में कैसे संबंध है वो एक किसी भी देश का भविष्य तय करते हैं। अगर ये संबंध मजबूत हैं, अच्छे हैं, तो वो देश तरक्की करता है, उन्नति करता है, सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर किसी कारणवश ये संबंध खराब हैं, अच्छे नहीं हैं, तो वो देश जो है विनाश की गर्त में चला जाता है। डेफिनेशन ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशन। नागरिक सैनिक संबंधों की बहुत सी परिभाषाएं हमारे यहाँ मौजूद हैं। एक परिभाषा मैंने अभी अभी आपको बताई है कि हर एक सैनिक नागरिक होता है, परंतु हर एक नागरिक सैनिक नहीं हो सकता, ना ही होता है। इसके अलावा रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान नई दिल्ली से प्रकाशित जर्नल 1978 के जनवरी से मार्च तक के अंक में स्पष्ट लिखा है, असैनिकों का सैनिकों पर नियंत्रण का विचार एक सुव्यवस्थित प्रजातंत्र की पहचान है, जिसमें शासन के प्रतिनिधि चुनाव के आधार पर चुने जाते हैं। यानी कि जो भी अच्छा सुदृढ़ लोकतंत्र है उसकी पहचान ही यही है कि उसके यहाँ जो असैनिक सरकार है, जो नागरिक सरकार है, वो सैनिक संस्थानों पर अपना प्रभावी नियंत्रण रखती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलियन कंट्रोल ओवर द मिलिट्री इज वेल एस्टेब्लिश्ड इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन फ्री इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स। इसके अलावा फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी ने भी इसकी एक परिभाषा दी है। वे कहते हैं जो भी किया जाए उसकी शुरुआत उच्च स्तर से की जाए। यदि संगठन सही है तो सफलता निश्चित होगी, यदि उच्च स्तरीय संगठन दोषपूर्ण है तो सफलता नहीं मिलेगी। तो फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी भी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि अगर हमारा उच्च स्तरीय जो संगठन है उनमें आपस में तालमेल है तो हमारे लिए किसी भी युद्ध को जीतना आसान हो जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश उच्च स्तरीय संगठनों में दोष है, उनमें आपस में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो उस हालात में हम युद्ध को हार भी सकते हैं। सैनिक मामलों की हर जानकारी आम नागरिकों को नहीं दी जाती, ये हम जानते हैं, परंतु नागरिक संबंधी जो भी निर्णय लेती है वो भारत सरकार ही लेती है। इसलिए अब हर देश अपने आम नागरिकों को आम सैनिक मसलों की जानकारी देकर अपनी सेना के साथ जोड़ना चाहता है। हर एक देश ये चाहता है कि उसके आम नागरिक जो हैं वो सेना संबंधी मामलों में रुचि ले। जब नागरिक सेना संबंधी मामलों में रुचि लेते हैं तो उनका सेना और सरकार के साथ जो जुड़ाव है वो अपने आप बढ़ जाता है। सुरक्षा व्यवस्था का सही संचालन केवल सेना की जिम्मेवारी नहीं होती। सेना अपनी जिम्मेवारी अच्छे प्रकार से निभाती है, लेकिन उसको नागरिकों की सहायता की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर नागरिक अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से पालन नहीं करते हैं तो उस हालात में सेना के लिए कोई भी कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है।
सही जानकारी और प्रशिक्षण प्राप्त आम नागरिक अपने देश और उसकी सुरक्षा व्यवस्था को आसानी से खतरे से बचा सकते हैं। यदि हम अपने नागरिकों को अच्छी प्रकार से प्रशिक्षण देते हैं, उन्हें जानकारियाँ देते हैं, तो वे अपने देश के लिए बहुत अच्छे प्रकार का योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसे नागरिक अपने कार्य को बेहतर ढंग से करते हैं, जिससे उनका मनोबल भी ऊंचा रहता है। जब नागरिकों को जो कार्य दिया जाता है और वे उस कार्य को अच्छी प्रकार से करते हैं, तो उनका जो मनोबल होता है वो अपने आप बढ़ जाता है, और एक बढ़ा हुआ मनोबल किसी भी युद्ध का फैसला आसानी से कर सकता है। ये सारी चीज़ें सेना और सरकार के मध्य संबंधों को उच्चतम स्तर तक पहुंचाती हैं। आज़ादी से पहले भारत में आम नागरिकों और सरकार के मध्य बहुत ज़्यादा दूरी थी, और इसका कारण ये था कि उस समय जो सरकार मौजूद थी वो एक साम्राज्यवादी सरकार थी। उसको आम जनता से कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ भारतीयों का शोषण करने के लिए ही भारत में मौजूद थी। लेकिन आज़ादी के बाद भारत सरकार ने ये सोचा कि आम जनता और सेना के बीच में सहयोग है वो बढ़ना चाहिए, ताकि आम जनता सेना के साथ जुड़ाव महसूस कर सके, और इसके जरिए जो देश में लोकतंत्र है और जो सरकार की स्थिति है वो भी मजबूत हो सके। नागरिक और सैनिक संबंध इस प्रकार से स्थापित किए जाते हैं जिससे कि समाज हित के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहयोग मिल सके। यह तभी संभव है जब नागरिक और सैनिकों के मध्य उचित तालमेल हो, और ये उचित तालमेल तभी हो सकता है जब नागरिकों को सेना संबंधी जानकारियाँ दी जाए। टाइप्स ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशंस, यानी नागरिक सैनिक संबंधों के प्रकार क्या हैं। नागरिक सैनिक संबंधों के प्रकारों से मतलब है कि दुनिया में किस किस प्रकार की जो सरकारें और उनके और सैन्य तंत्र हैं उनमें आपस में किस प्रकार के तालमेल हैं। पहले नंबर पे आता है पश्चिमी व्यवस्था, जिसमें लोकतंत्र है। इसमें शासक नागरिक प्रतिनिधि होता है, जिसे जनता आम चुनाव से चुनती है। इसमें नागरिक नेतृत्व सैन्य बलों पर नियंत्रण रखता है, यानी कि जो भी चुनी हुई सरकार होती है वही शासन के ऊपर नियंत्रण रखती है और सैन्य बलों के ऊपर भी नियंत्रण रखती है। यह शासन की सर्वोत्तम प्रणाली मानी जाती है, यानी कि लोकतंत्र जो होता है शासन की सर्वोत्तम प्रणाली होता है। इसमें देश, समाज, धर्म सब कुछ आसानी के साथ देश से जुड़े हुए होते हैं और देश को सुव्यवस्थित ढंग से चलाते हैं। ये शासन प्रणाली भारत में, अमेरिका में, जापान में, फ्रांस में, इजराइल में और दूसरे पश्चिमी देश हैं उनमें मौजूद है, और इसी शासन प्रणाली के कारण ये देश जो हैं आसानी के साथ तरक्की की राह पर चढ़ रहे हैं। दूसरे नंबर पे आता है मोनार्की सिस्टम, यानी कि राजशाही। इसको राजतंत्र भी बोलते हैं। आज़ादी से पहले भारत में बहुत सारी जगहों पे राजतंत्र मौजूद था। राजतंत्र में जनता का कोई खास महत्व नहीं होता। राजतंत्र में जनता का कोई खास महत्व नहीं होता। इसमें सारी की सारी जो शक्ति केंद्रित होती है वो एक व्यक्ति में ही होती है, जो कि राजा कहलाता है, और राजा के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस प्रकार से एक ही वंश जो होता है वो राज करता रहता है। ये राजा ही सेना के ऊपर नियंत्रण रखता है, यही न्यायालयों के ऊपर नियंत्रण रखता है, यही विकास कार्य संबंधी उन पर नियंत्रण रखता है, यानी कि सारी की सारी जो शक्ति होती है वो एक ही आदमी के अंदर केंद्रित होती है। इस प्रकार का शासन बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये शासन इसलिए अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि कई बार जो गलत राजा होता है वो अपने देश को बर्बाद कर देता है गलत निर्णयों द्वारा, और उसके निर्णयों का विरोध करने की शक्ति किसी के पास नहीं होती। उदाहरण के तौर पर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी का उदाहरण ले सकते हैं। वहाँ के राजा विलियम कैसर ने अपने घमंड में जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध का जो खलनायक था वो बना दिया था, और इसके कारण जर्मनी जैसी महाशक्ति जो था, जो कभी ब्रिटेन को टक्कर दे रही थी, वो फिर उसका जो विनाश हुआ था वो पूरी दुनिया ने देखा था। तो राजतंत्र जो होता है वो अच्छे प्रकार का शासन नहीं माना जाता। इस प्रकार के शासन में सऊदी अरब, कुवैत, यूएई आदि देशों में ये शासन मौजूद हैं। उसके बाद आता है डिक्टेटोरियल सिस्टम, यानी तानाशाही। इसको सैनिक शासन भी कहा जाता है। इस शासन में सेना का सर्वोच्च अधिकारी सत्ता के ऊपर काबिज होता है, या फिर सेना जिस आदमी का समर्थन करती है वो आदमी सत्ता के ऊपर काबिज होता है।
इस शासन प्रणाली में इस शासन प्रणाली में हर प्रकार के क्षेत्र में सेना का सीधा दखल होता है, चाहे शिक्षा प्रणाली हो, चाहे न्याय प्रणाली हो, चाहे कोई दूसरी प्रणाली हो। हर प्रकार की प्रणाली में सेना का सीधा दखल होता है। इस शासन में जनता को अधिकतर कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते। इस शासनकाल में जनता का नरसंहार भी होता है और बड़े पैमाने पर उनके जो मानवाधिकार हैं उनका भी हनन होता है। इसके उदाहरण के रूप में हम बर्मा में जो जुंटा शासन था, पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ, याहिया खान आदि, इसका उदाहरण मौजूद है। उसके बाद आता है कम्युनिस्ट सिस्टम, साम्यवादी शासन। 1917 में सोवियत संघ में जब साम्यवादी शासन आया था तो पूरी दुनिया को एक उम्मीद सी हुई थी कि इस शासन के द्वारा पूरी दुनिया में शांति और सद्भाव की स्थापना हो सकती है। साम्यवाद सीधे तौर पर यह कह रहा था कि कोई भी मनुष्य इस दुनिया में अमीर या गरीब, ऊंचा या नीचा नहीं है। इसी कारण से साम्यवाद को हाथों हाथ पूरी दुनिया ने लिया था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ साम्यवाद में जो खामियां थी वो भी पूरी दुनिया को नज़र आने लगी थी। इसी कारण से ये जो शासन प्रणाली थी 1990 में सोवियत संघ के पतन के साथ ही खत्म हो गई थी। इस शासन प्रणाली में भी तानाशाही प्रकार का शासन होता है। इसमें एक ही पार्टी का शासन होता है, उसके पदाधिकारी ही शासक बनते रहते हैं। इस शासन प्रणाली में हालांकि जनता का जो जीवन है तो थोड़ा बहुत सुधार हुआ था, सोवियत संघ में भी हुआ था, बाकी के देशों में भी हुआ था। लेकिन धीरे धीरे करके ये जो शासन प्रणालियाँ थी ये तानाशाही की तरफ बढ़ती चली गई और उसका जो परिणाम था वो पूरी दुनिया के सामने आया। 25 दिसंबर 1991 को साम्यवाद का पतन हो गया। सोवियत संघ के साथ ही साम्यवाद का पतन हो गया। आज इसके अवशेष के रूप में हम साम्यवादी चीन, उत्तरी कोरिया, क्यूबा आदि देशों को ले सकते हैं। लेकिन जो पहले जैसी इसकी धमक थी साम्यवाद की अब नहीं रही है। इस शासन प्रणाली में भी जनता को बहुत ज़्यादा सुख, सुविधाएं, अधिकार नहीं मिले थे। उसके बाद आती है मिक्स्ड गवर्नेंस सिस्टम, मिश्रित शासन व्यवस्था। मिश्रित शासन व्यवस्था उपरोक्त जो हमने शासन प्रणालियाँ पढ़ी हैं उन सब में सबसे खराब शासन प्रणाली मानी जाती है। ये खराब क्यों मानी जाती है? यह आधुनिक शासन तंत्र में इसमें शासक तो जनता द्वारा चुना होता है परंतु उस शासक के पास कोई भी अधिकार नहीं होते। वहाँ पर जो प्रभाव होता है वो सेना का होता है, यानी कि वहाँ का जो प्रतिनिधि होता है, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, चुना तो जनता के द्वारा जाता है, लेकिन वहाँ पर जो प्रभाव होता है वो सेना का प्रभाव ज़्यादा होता है। और ये जो शासन प्रणाली होती है ये सबसे ज़्यादा खराब शासन प्रणालियों में मानी जाती है। इसमें जनता का जो जीवन होता है बहुत ज़्यादा कष्टमय होता है। उसकी जो भी समस्याएं हैं वो चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं सुलझा सकता। इसमें अप्रत्यक्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष तौर पर इसमें सैन्य शासन ही देश में लागू होता है, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि के पास इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो जो सैनिक अधिकारी है, जनरल है, उसके निर्णयों का विरोध कर सके। उदाहरण के तौर पर हमारे सामने आज का जो पाकिस्तान है वो है। इमरान खान जी वहाँ पे सत्ता में है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा खराब है। मिलिट्री सिविल रिलेशन इन साउथ एशिया, दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक नागरिक संबंध किस प्रकार के हैं? दक्षिण एशिया हमारा घर है। इस इलाके में जितने भी देश हैं वे सभी कभी ना कभी भारत का ही हिस्सा रहे हैं। वे भारत से समय समय पे भारत से अलग होते रहे, लेकिन आज भी भारत की संस्कृति, भारत का जो प्रभाव है इन देशों में प्रत्यक्ष तौर पर हमें देखने को मिलता है। इस इलाके का सबसे बड़ा जो देश है वो भारत है, जिसको हम इन देशों का पैतृक देश कह सकते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ बड़े सुव्यवस्थित तरीके से चुनाव प्रणाली द्वारा जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। अगर हम देखें तो साल के किसी न किसी महीने भारत में कोई ना कोई इलेक्शन होता ही रहता है।
कभी पंचायत इलेक्शन हो रहे हैं, कभी नगर पालिकाओं के इलेक्शन हो रहे हैं, कभी मेयरों के इलेक्शन होते हैं, कभी विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, कभी विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, कभी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, कभी राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं। तो कोई ना कोई चुनाव भारत में होता ही रहता है और ये एक सुव्यवस्थित लोकतंत्र की पहचान है। भारत में चुना हुआ प्रतिनिधि भारत के सैन्य तंत्र को मजबूती से नियंत्रण में रखता है। भारत में नागरिक और सैनिक संबंध बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और अपने अपने कार्य क्षेत्र में ही कार्य करते हैं। यानी कि नागरिक सरकार है वो अपने क्षेत्र में कार्य करती है और सैनिक शासन है, सैनिक तंत्र है वो अपने कार्य क्षेत्र में काम करता है। दूसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को भारत से आज़ाद हुआ था। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर हम इस पैमाने पर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की जो आंतरिक हालात हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हैं। कहने को पाकिस्तान आज दुनिया का 7वें नंबर का परमाणु शक्ति संपन्न देश है, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक हर मोर्चे पे पाकिस्तान जो है विखंडन की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान एक धर्म आधारित देश है। जब इसका विभाजन हुआ था तब भी यही कहा गया था कि हमें मुसलमानों के लिए एक अलग होमलैंड की ज़रूरत है। यहाँ पर सैन्य तंत्र पूरी तरह से नागरिक तंत्र पर हावी है। इस देश में कई बार सैनिक शासन लग चुका है तथा सेना बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। यहाँ सेना बलोच, सिंधी, खैबर पख्तून, अहमदिया, शिया आदि दूसरे जो फ़िरके हैं उनका नरसंहार करती रहती है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस देश को अपने नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए वही सेना उनका नरसंहार करती रहती है। तीसरे नंबर पे आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1971 में ये पाकिस्तान से अलग हो गया। बांग्लादेश में भी सैनिक शासन कई बार उभार ले चुका है, यहाँ पे भी सैनिक शासन लग चुका है, लेकिन हाल फिलहाल स्थिति में यहाँ पर सैनिक शासन जो है नियंत्रण में है और लोकतंत्र जो है धीरे धीरे सेना के ऊपर हावी हो रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि भारत ने अब बांग्लादेश के मामलों में रुचि लेना शुरू कर दिया है और भारत ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से बांग्लादेश को संदेश दे दिया है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार के लोकतंत्र के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसी कारण से वहाँ की जो सेना है, जो वहाँ का सैन्य तंत्र है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है और वहाँ की जो लोकतांत्रिक पार्टियाँ हैं वो मजबूत हो रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है। चौथे नंबर पे आता है नेपाल। नेपाल कभी बहुत मजबूत राजशाही के रूप में था। धीरे धीरे राजशाही ने यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना की। लोकतंत्र की स्थापना के बाद यहाँ पर माओवादी आंदोलन शुरू हुआ, तो इस प्रकार नेपाल जो था भंवर में फंसता चला गया। यहाँ की जनता को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो राजशाही का समर्थन करें, लोकतंत्र का समर्थन करें या माओवाद का समर्थन करें। इन सब के बीच में यहाँ की सेना जो है वो भी अपना एक अलग से रोल निभा रही है। हाल फिलहाल की स्थिति में अगर हम देखें तो नेपाल में जो लोकतंत्र है वो अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। वहाँ की जो पार्टियाँ हैं उसमें माओवादी जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। इसी कारण से नेपाल की जो जनता है वो फिलहाल भंवर में फंसे हुए मछली की तरह हो गई है। उसको पता ही नहीं चल पा रहा कि वो किसका समर्थन करे और किसका समर्थन ना करे। तो यहाँ पर लोकतंत्र जो है वो धीरे धीरे मजबूत होने की कोशिश कर रहा है और भारत भी इसमें अपना योगदान दे रहा है। उसके बाद है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान कभी दुनिया का सबसे शांत और खूबसूरत देश माना जाता था। यहाँ के सूखे मेवे पूरी दुनिया में बहुत फेमस थे, लेकिन 1970 के दशक में जब यहाँ पे साम्यवादी सरकारें बनना शुरू हुआ उसके बाद ये देश जो था वो आतंकवाद, अस्थिरता के भंवर में फंसता ही चला गया। साम्यवाद के रूप में यहाँ पे सोवियत संघ की सेना आई। पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना इन सब देशों ने उसकी सेना का विरोध किया। अफ़गानिस्तान में आतंकवादी कार्रवाई थी वो शुरू हुई और उसके बाद ये देश जो था वो यहाँ का शासन तंत्र था, जो शासन प्रणाली थे वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। यहाँ पर कभी राजशाही थी, उसके बाद साम्यवादी सरकारें आईं, उसके बाद आतंकवादी सरकारें आईं और उसके बाद अमेरिका समर्थित लोकतांत्रिक सरकार है वो आ रही है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान
की सह पर जो तालिबान नाम का आतंकवादी संगठन है वो अफ़गानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और यहाँ की जो लोकतांत्रिक सरकार है वो भी तालिबान का सामना करने में हाल फिलहाल असमर्थ नज़र आ रही है। भारत ने यहाँ पर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी अफ़गानिस्तान की जो स्थिति है वो धीरे धीरे खराब से और ख़राब होती जा रही है। छठे नंबर पे आता है भूटान। भूटान हमारा पड़ोसी देश है। 1949 की संधियों के अनुसार भारत इसकी सुरक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। इसका जो भी बजट होता है भारत उसमें अपना योगदान देता है। भूटान एक बहुत छोटा सा देश है, बहुत खूबसूरत देश है। यहाँ की जनसंख्या भी कम है। पूरा का पूरा जो देश है वो हिमालय पर्वत के ऊपर बसा हुआ है। यहाँ की सैनिक व्यवस्था भी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। इसी कारण से भारत सरकार जो है भूटान के ऊपर खास नज़र रखती है। भूटान भारत के द्वारा ही दूसरे देशों के साथ अपने राजनीतिक संबंध है उनको बनाता है। इसी कारण से भारत और भूटान के जो संबंध है वो अच्छे हैं। यहाँ पर राजशाही लागू है, लेकिन यहाँ का राजा जो है वो समझदार है। उन्होंने खुद ही आगे बढ़कर अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं। और यहाँ पर धीरे धीरे करके लोकतांत्रिक जो पार्टियाँ हैं वो उभर रही हैं। यहाँ का भविष्य फिर भी अच्छा है। 7वें नंबर पे आता है श्रीलंका। श्रीलंका आज के समय में जो श्रीलंका है वो थोड़ा स्थिर है। इस देश ने बहुत भयंकर गृह युद्ध को झेला है। यहाँ के दो प्रमुख जो जातीय समुदाय थे, बौद्ध और तमिल, उनके बीच में वर्षों तक भयंकर गृह युद्ध हुआ है। और इस गृह युद्ध में श्रीलंका का बहुत बड़े पैमाने पर विनाश भी हुआ है। आज के समय में हम ये मान सकते हैं कि श्रीलंका जो है बहुत स्थिर हो गया है। 2008 में श्रीलंका ने गृह युद्ध को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद से श्रीलंका जो है धीरे धीरे उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ भी लोकतंत्र स्थिर है और सुरक्षित है। इसकी एक वजह यह भी है कि भारत इसके ऊपर नज़र रखता है। आखिर में आता है मालदीव। मालदीव भी एक छोटा सा द्वीपीय देश है। यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग धंधा कुछ भी नहीं है। जनसंख्या यहाँ की 5 लाख है, लेकिन इसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन दुनिया भर में सबसे बेस्ट है। यहाँ का जो मुख्य उद्योग है वो पर्यटन है। पर्यटन के लिहाज से ये देश बहुत खूबसूरत है। साल में हज़ारों लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते रहते हैं। मेजर्स टू इम्प्रूव मिलिट्री एंड सिविलियन रिलेशन। सैनिक व असैनिक संबंधों में सुधार के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं? इसमें पहला सुझाव तो यही है कि इस असैनिक सत्ता की सर्वोच्चता हर हाल में सैनिक सत्ता के ऊपर होनी चाहिए। देश की संसद, देश की कैबिनेट एवं मंत्रालय इसे नियंत्रित करें। दूसरा, विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक मामलों में सरकार को केवल उस क्षेत्र के विशेषज्ञ अधिकारियों व विद्वानों से ही परामर्श करना चाहिए। तीसरा, तीनों सेनाओं के आपस में सहयोग करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमांड होनी चाहिए। चौथा, तीनों सेनाओं के चीफ ऑफ डिफेंस के स्टाफ के अतिरिक्त रक्षा विशेषज्ञ व रक्षा मामलों के लेखकों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। पांचवा, आपूर्ति पर होने वाला खर्च असैनिक अधिकारियों द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। छठा, सेनाओं के आंतरिक मामलों में असैनिक अधिकारियों का कोई भी दखल नहीं होना चाहिए। सातवां, सेना के उच्च पदों पर नियुक्ति योग्यता, वरिष्ठता और उच्च सेवा के आधार पर ही होनी चाहिए, ना कि राजनीतिक प्रेरणा से। आठवां और इम्पोर्टेंट, नागरिक सरकार को कोई ऐसा बयान या कार्य नहीं करना चाहिए जिससे सेना की छवि को नुकसान पहुंचे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक नागरिक सैनिक संबंधों के विषय में। थैंक यू।